हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल राहुल साक्या। नाम तो आपने सुना ही होगा जब बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की। तो ये वीडियो होने जा रहा है पवेटपीडिया करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 के ऊपर। यहाँ पर आपको पता है मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, सीएसई एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये जो मैगजीन है ये जून जो 2020 है वहाँ से ये लगातार आपको हेल्प कर रही है इन सो फार एज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न। ये इस मैगज़ीन का आर्टिकल है, जो कंटेंट है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस मैगज़ीन को आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पर यूपीएससी सीएसई 2023 की जो AIR 61 जो यहाँ पे कैंडिडेट थी उन्होंने यहाँ पे वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन दिए हैं। यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल देखने को मिल रहा है AIR 289 जो हैं चंद्र प्रभा शर्मा जी, उनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे उन्होंने कैसे मेंशन किया है कि जो पॉइंट नंबर यहाँ पे 3 है कि राहुल साक्यास पवेटपीडिया कैन हेल्प यू इन कलेक्टिंग द करंट अफेयर एग्जाम्पल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे ऑथेंटिक चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी ईयर यानी 2023 के ही एग्ज़ाम में आपको AIR 943 IRS जो ऐश्वर्या मैम हैं तो इनके बारे में भी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर AIR 17 ऑफ CSE 2021 महक जैन, तो अगेन यू कैन सी द वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। आप यहाँ पे विजयवर्धन सारस्वत सर को देख सकते हैं जो अभी करंटली IAS हैं CSE 2020 के थ्रू। एंड इसके पहले आप और भी प्रशस्ति मैम को देख सकते हैं, रैंक 413 है CSE 2017 में, जिन्होंने अपने लेटर अटेम्प्ट्स में इस मैगजीन को यूज़ किया था। मैगजीन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल एक देखने को मिलता है पवेटपीडिया नाम का, जहाँ पर आप सब्सक्राइब करके फ्रीली, ये चैनल है, फ्रीली आपको आर्टिकल्स डेली बेसिस पर देखने को मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे डेली आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। यहाँ पर देखो, पहले समझने की कोशिश करो कि ये मैगजीन कवर क्या करती है। इस मैगजीन में आपको जो करंट अफेयर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो सिलेबस वाइज हेडिंग के तौर पर आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आपको सिलेबस की हेडिंग के जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 चीज़ें न्यूज़ में थी तो इन अप्रैल 2025 के इस एडिशन में आपको वो 2 चीज़ें मिलेंगी। सेम गोज विद योर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूज़ में थी। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और करंट स्टेटस ऑफ CPA है। ऐसे ही वीमेन एंड डेवलपमेंट से लेके सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट की जब बात करते हैं तो इंडिया में आपको आधार कार्ड और वोटर कार्ड की लिंकिंग जो है करंटली देखने को मिल रही है। सिमिलरली जब हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो हमें अर्थशास्त्र, मुगल और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ना ही रहता है। वैल्यू एडिशन के तौर पर इस मैगजीन में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक ब्रीफ कवरेज देखने को मिलेगा। सिमिलरली फाउंडेशन वैल्यू, जुडिशियल डेस्पोटिज्म की यहाँ पर बात है। और यहाँ पर मूव करते हुए हम पेपर 2 में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और पेपर 2 में यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चीज़ें थी, करप्शन ऑफ जुडिशरी जो है वो लाइमलाइट में था। पार्लियामेंट एक्टिविज्म क्या होता है, रोल ऑफ स्पीकर, इंस्टेंट जस्टिस क्या चीज़ है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। प्लान एंड प्रायोरिटी में नीति आयोग की बात करेंगे। एंड दिस इज हाउ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन दिस स्पेसिफिक वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। यहाँ से इस वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ जो है वो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर 1 इसलिए दिया है क्योंकि यही यूनिट न्यूज़ में थी। इंट्रोडक्शन से कुछ अगर न्यूज़ में रहता तो वो यहाँ पे कवर किया जाता। आई होप यू आर गेटिंग द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ दिस मैगजीन के कैसे ये आपको हेल्प करेगी। सबसे पहली न्यूज़ फाइनेंशियल रेगुलेशन से रिलेटेड न्यूज़ में थी। यहाँ पे रेलिवेंस दिया हुआ है, यानी ये चीज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ का फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट या यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑटोनॉमी जो है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, ये IMF ने बोला। नाउ दिस इज द फैक्ट दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन। स्टैटिक में आप पढ़ लोगे कि भाई रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन में ये कमेटीज़ हैं एंड ये कमेटीज़ की जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेकेंड ARC ने जो है रेगुलेशन में कुछ बोला है कि सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट रेगुलेशन, मिनिमम रेगुलेशन इज़ द बेस्ट रेगुलेशन। जो रेगुलेशन है वो स्ट्रेंगुलेशन नहीं बनना चाहिए।
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि करंट लॉज हैं उसमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स हैं उनको यहाँ पे इंडिपेंडेंट या उनको ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोला। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि करंटली जो लॉज हैं वो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को टू कंट्रोल द सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ रेगुलेटर्स। द आईएमएफ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो आई है उसने बोला है, और ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है कि ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। तो ये तो बेसिक न्यूज़ आर्टिकल है। अब जब आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे ना, ये फ्रीली अवेलेबल जो चैनल है, इसमें लगभग 3-4 हज़ार 2,500, मेरे को अब डेटा भी याद नहीं है, 2K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे, और 4 भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर देयर। हाँ, तो अभी चेक करके आया हूँ, 4.4K सब्सक्राइबर्स आर देयर, जो सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं। ओवर द ईयर्स 3-4 साल में जो भी पबेड वाले हैं वो यहाँ ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाते हैं। तो अगर कोई आपको लाइब्रेरी में मिले, कोई स्टूडेंट मिले और वो बोले कि मेरा ऑप्शनल पबेड है, तो यू कैन सर्च ऑन दिस चैनल। वैसे तो सर्च करने का ऑप्शन नहीं रहता है वो, क्योंकि वो सिर्फ एडमिन ही कर सकते हैं, बट यस यू कैन से कि यहाँ पे सारे लोग पबेड वाले पबेडपीडिया में होते ही हैं ऑलमोस्ट। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नहीं हो। तो अब क्या है, बेसिकली आपको न्यूज़ में इस चैनल पर ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, बट आपको समझना होगा कि रेगुलेशन की यहाँ पे जब हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि रेगुलेशन जो है वो रेगुलेशन ही होना चाहिए, फैसिलिटेशन ही होना चाहिए, वो स्ट्रेंगुलेशन नहीं होना चाहिए। हिंदी में स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है गला दबा देना, स्ट्रेंगुलेट कर देना, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो रेगुलेट करो, स्ट्रेंगुलेट मत करो। और ये है पबेडपीडिया का एनालिसिस, जो आपको नहीं मिलेगा अलग से, जो आपको समझना पड़ेगा खुद से। और अगर नहीं खुद से समझा जा रहा है तो यू कैन सिंपली ज्वाइन दिस पबेडपीडिया मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पेड प्रमोशन है, बट ठीक है, 1-2 हज़ार का एक टेस्ट जब आप देते हो तो यू कैन यूज दिस मैगजीन फॉर योर वैल्यू एडिशन एक्सेट्रास। ओके, तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ रेगुलेशन और स्ट्रेंगुलेशन में अंतर क्या है। पर्पस जो होता है रेगुलेशन का वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट और फेयर प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना, और जबकि स्ट्रेंगुलेशन में इन चीज़ों को कंट्रोल करने पर फोकस किया जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका यहाँ पे जो होता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को दिया जाता है। बट यहाँ पे रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म यहाँ देखने को मिलता है। इनोवेशन यहाँ ऑब्वियसली इंकरेज होगा, बट यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप डिस्करेज होती है। गवर्नेंस जो है वो रेगुलेशन के टाइम पे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ART होता है, बट यहाँ पे जो A है वो आर्बिट्ररीनेस और ट्रांसपेरेंसी है वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। कंप्लायंस कॉस्ट यहाँ पे हाई होता है, रेगुलेशन में रीजनेबल और एफिशिएंट होता है, स्ट्रेंगुलेशन में बर्डनसम और एक्सेसिव होता है। सिमिलरली ग्रोथ पे इम्पैक्ट यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जबकि यहाँ डेवलपमेंट को हैम्पर करने का काम स्ट्रेंगुलेशन द्वारा किया जाता है। रेगुलेटरी स्पिरिट यहाँ पे फैसिलिटेटिव होती है, इनेबलिंग होती है, जबकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव और प्यूनिटिव होती है। अब रेगुलेशन और स्ट्रेंगुलेशन में बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन सेंसिकल हैं, बट दिस रेगुलेटरी स्पिरिट वाली जो चीज़ है कि ये फैसिलिटेट करती है और ये स्ट्रेंगुलेट करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, प्यूनिटिव होती है, ये इनेबलिंग होती है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 2024 में यूपीएससी ने पबेड के ऑप्शनल में ये पूछा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर independent and effective to controlling service delivery activities but are subject to extraneous factors। तो जब ये चीज़ आई थी 2024 में, तो आप इस तरह से आईएमएफ वगैरह का यहाँ पे स्पेसिफिक जिक्र कर सकते थे, और रेगुलेशन नहीं, स्ट्रेंगुलेशन नहीं, रेगुलेशन होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते थे। सिमिलरली PYQ 2022 में भी आया, तो इट शोज़ के PYQ आते हैं तो करंट अफेयर से अपडेट आपको रेगुलेशन के तौर पर चीज़ों में रहना चाहिए। इसके अलावा यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन, तो फेडरल ट्रेड कमीशन जो यूएस का एक तरह से जैसे इंडिया में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ऐसे ही फेडरल ट्रेड कमीशन यहाँ होता है जो एंटी ट्रस्ट केस को हैंडल करता है। तो ये केस चल रहा है अगेंस्ट मेटा। दीज आर द थिंग्स दैट आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्पल परस्पेक्टिव, कि आप कहीं पे कहीं आंसर में लिखते हुए इन एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हो कि कहीं ग्लोबल से कंपेयर कर रहे हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें। उससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या मैटर है, क्या केस है। उतना रेलिवेंट, उतना, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आएगा नहीं ये सब, मेंस में आएगा, तो सिर्फ एग्जाम्पल भर का आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से मैं इस मैगजीन में क्या करता हूँ
कि आपको लिख देता हूँ कि रेलिवेंस जो है वो एग्जाम्पल है इस इशू के ऊपर, कि जब भी आप लिख रहे हो तो यू कैन यूज द एग्जाम्पल कि भाई हाँ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा कि बताओ यूएस में क्या हो गया, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सेकेंड यूनिट है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, और न्यूज़ थी आरटीआई को लेकर। जज के जो एसेट्स होते हैं, जजेस के जो एसेट होते हैं उनके डिक्लेरेशन की बात थी। ओनली 12% ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड द एसेट्स, ये डेटा कह रहा है, ओनली 12%। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। ये हाई कोर्ट का डेटा है जो एसेट्स की डिक्लेरेशन की बात है। तो अब जजेस के जो एसेट्स डिक्लेरेशन है, अब ये तो न्यूज़ हो गई। न्यूज़ क्या हो गई भाई, ये न्यूज़ इतनी हो गई। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, फ्री में जो होगा वो डिटेल ये वाली न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो फिर आप फ्री और पेड में अंतर क्या है, मैगजीन सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मैगजीन में आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। अब आप कहोगे नहीं ये चीज़ तो मैं वीडियो में भी देख ले रहा हूँ या देख ले रही हूँ, बट वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्टेंट। मैगजीन आपको रेगुलरली आपको धीरे धीरे मिलती है हर महीने की, ठीक है। तो जजेस क्या जो एसेट्स डिक्लेरेशन है उसका अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव देखें तो उसकी बात क्या है, सबसे पहले एस्पेक्ट्स देखेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में जब जजेस जो है एसेट डिक्लेयर करते हैं तो ये नोलान प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। नोलान प्रिंसिपल क्या होता है, आपको मेंस में आपको GS 4 में पता ही होगा, साहिलो, ठीक है। यानी यहाँ पे रहेगा सेल्फलेसनेस, ठीक है, यहाँ पे सेल्फिशलेसनेस, इस तरह से, मतलब ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचना मेनली। यहाँ पे फिर अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लीडरशिप, इसके अलावा ओपननेस और ऑब्जेक्टिविटी। तो इस तरह से आपका साइलो नोलान प्रिंसिपल है एंड दिस इज गोइंग टू सपोर्ट इन योर नोलान प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे जब आप ऑनेस्ट रहोगे, इंटीग्रिटी आप लाओगे, ओपननेस लाओगे, ट्रांसपेरेंसी और सेल्फलेसनेस, ठीक है, अब वर्ड सही से आया। सो दिस इज हाउ इट इज। तो इस तरह से चीज़ें तब हो पाएंगी। इसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेज, यू नो कि सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सो फार एज द डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न इन सो फार एज द इंडिया इज कंसर्न। तो इस वजह से चेक्स एंड बैलेंसेज तो प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ इलिसिट वेल्थ और पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करता है। पब्लिक ट्रस्ट मॉडल है OECD का, यहाँ पे एक प्रॉपर रिपोर्ट आया था OECD का। OECD आपको पता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एक ट्रस्ट मॉडल, एक ट्रस्ट जो है एक पब्लिक गुड होता है इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको बिल्ड करने के लिए भी एसेट डिक्लेरेशन होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी तो आप कहोगे कि अलग होती है, बट क्या होगा जब जुडिशरी में एसेट डिक्लेरेशन और इस तरह की चीजें होंगी तो ये अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं टू द पीपल भी हो रही है। तो इस वजह से अकाउंटेबिलिटी आ जा रही है, मतलब डेमोक्रेटिक स्पिरिट आ जा रही है। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरह से अगल बगल की चीजें जब भी बात आए, देखो समझने की कोशिश करो, सब रटना नहीं रहे। सिंपली आप समझो कि सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें पैरेलल में आपको कहीं ना कहीं पबेडो की लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। आपको यही चीजें हमेशा यूज करनी रहती हैं। एथिक्स इन गवर्नेंस में क्या होगा कि जजेस जब अपना डिक्लेयर कर देंगे ना पहले से, तो इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल सर्विसेज करके एक रिपोर्ट आई थी 1997 में। ये रिपोर्ट के मेंशन, इस रिपोर्ट का मेंशन आपको मिलेगा सेकेंड ARC की जो 4th रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस उसके अंदर। और इस रिपोर्ट में बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को इम्प्रूव करने को, इनहेंस करने को और इम्प्लीमेंट करने को कहा गया था। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई थी कि अगर आपके रिश्तेदार का केस चल रहा है तो एज अ जज आपको वहाँ पे रिफ्यूट करना चाहिए, या उसको रेक्यूजल ऑफ जजेस बोला जाता है इस प्रोसेस को। जब जज मना कर देते हैं कि भाई हम इस केस को नहीं सुनेंगे, कोई और जज का बंदोबस्त किया जाए, इस चीज़ को रेक्यूजल बोलते हैं। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बचाने के लिए रेक्यूजल ऑफ जजेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल होता है, जो इस रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज वाली जो रिपोर्ट है 1997 की, जिसको सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस में दिया गया है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके की चीज़ उसने भी बोली थी। और ये भी कहा था कि एसेट्स डिक्लेयर वगैरह करो और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करो। और ये चीज़ें सिर्फ मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स का भी अगर आप अभ्यास वगैरह प्रीलिम्स का इस साल दिए हो तो मैंने कुछ एस्पिरेंट्स से जब बात की तो उन्होंने बोला कि सेकेंड ARC की जो नॉलेज जो आपने पबेड में बताई थी सर, वो नॉलेज हमें प्रीलिम्स में हेल्प करी है। प्रीलिम्स के मॉक में अभ्यास वगैरह में ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ करके जो अभ्यास है विजन IAS का, वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ पूछी थी। तो चीज़ें काफ़ी, नॉलेज जो है वो इंटीग्रेटेड है, तो आप इस तरह
तरह से चीज़ों को समझ सकते हो। तो आपने समझा कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जब रेलिवेंस की बात करनी हो ना, तो सिंपली अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें पैरेलल वर्ड में एक साथ देखने को मिलती हैं। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा ये हो गई चलो पहले तो पबेड की सिंपल बात, लेकिन अब देखो यहाँ पे कमीशन और रिपोर्ट्स की बात। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ रिपोर्ट जो मैं बार बार चीख चीख कर चिल्ला रहा हूँ, फोर्थ रिपोर्ट जो एथिक्स इन गवर्नेंस थी, उसने बोला था कि पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग जजेस शुड डिक्लेयर देयर असेट्स टू अपहेल्ड द इंटेग्रिटी। अगेन सेम चीज आ रही है, बट बस हमने यहाँ पे सब्सटेंशिएट कर दिया कि भाई ये चीज सेकेंड ARC की फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस ने बोली थी। सिमिलरली यहाँ पे इसने बोला था कि कोड ऑफ एथिक्स को एम्फेसाइज किया था, पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग जुडिशरी मस्ट डिक्लेयर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन वही चीज के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर करना एक अच्छी चीज मानी जाती है, ये चीज ARC ने बोली। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन एजेंसीज लाइक लोकपाल वगैरह को यहाँ पे इंक्लूड रिकमेंड किया, सो दैट हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो। तो समझने की कोशिश करो कि कोई भी रिकमेंडेशन जब होती है तो वो स्ट्रक्चरल चीज़ पे ध्यान देती है, ऑपरेशनल पे देती है और बिहेवियरल पे देती है। जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की तो दे आर बेसिकली केटरिंग टू दिस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। जब ऑपरेशनल की बात होगी तो वहाँ पे कोड्स काम करेंगे, सो दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडिंग द कोड्स ऑफ एथिक्स। इसके अलावा जब बात आती है आपका डिक्लेयर वगैरह करने की, सो इट इज़ सपोर्टिंग द काइंड ऑफ बिहेवियरल एलिमेंट। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स का जो टेम्पलेट है उसको सेट कर सकते हो। कभी आपको नहीं पता चीज़ तो भी डिवाइड कर दो स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल, बिहेवियरल में, कि जैसे मान लो लेट मी गिव यू द मेंस पर्सपेक्टिव ओवर हियर, कि मान लो कि आ जाए कि भाई इंडिया में NPA का प्रॉब्लम क्यों है इतना ज़्यादा, आपको नहीं पता, लेकिन जब आप आंसर लिख रहे थे आपने ब्रेनस्टॉर्म किया कि भाई स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल और बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं क्या। फिर आपने जो भी पढ़ा था उसको स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल, बिहेवियरल में डिवाइड कर दिया। बिहेवियरल में क्या हो जाएगा, जॉम्बी लैंडिंग कर दी बैंकों ने। इसके अलावा आपका ऑपरेशनल में क्या हो जाएगा, जो लोग थे, मतलब लोग, बिहेवियरल में आपका एक ही हो जाएगा कि भाई लोग पैसा लेके भाग गए, जिसको जैसे जो विलफुल डिफॉल्टर जिनको बोलते हैं। फिर एक स्ट्रक्चरल में ये आ जाएगा कि 2008 की जो क्राइसिस आई थी, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो अलग अलग चीज़ें हुई थी जो बैंकिंग सेक्टर में, तो आप इन चीज़ों को इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। आई होप करप्शन भी एक चार्ज यहाँ पे आप लगा सकते हो, ऐसे आप डिवाइड करो चीज़ों को। ARC ने आर्ग्यू किया कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नॉन निगोशिएबल है, ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड जुडिशरी मस्ट नॉट बी एग्जेम्प्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने ARC के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लॉ कमीशन। ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आर्टिकल में नहीं लिखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी है, इस तरह से आर्टिकल्स को समझना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। ये थोड़ा सा प्रमोशन के लिए बीच बीच में बोल देता हूँ कि भाई ये मैगजीन आप यहाँ जरूर ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक साल का अराउंड 2100 रहता है, और आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे ना पबेड का, ऑप्शनल का, तो यू विल फाइंड कि वो 10 टेस्ट 10,000 के हैं, तो ऑलमोस्ट 10,000 या 1,000 का एक मॉक दे रहे हो, जिसमें 20 मतलब सिर्फ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो भी हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो अगर यहाँ से इतना देखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी लाइक कॉस्ट इफेक्टिव, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी 195th रिपोर्ट है 2006 की। इसने ये बोला कि एसेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। ऐसे ही स्टैट्यूटरी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी ये चीज़ रिकमेंड कर, ये भी रिकमेंडेशन यहाँ पे लॉ कमीशन ने स्पेसिफिकली दी कि पब्लिक परसेप्शन जो है इसका कहा जाता है कि जस्टिस, ये भी प्रिंसिपल था जो मैंने ऊपर थोड़ा देर पहले स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ बताई, जो एक रिपोर्ट 1997 की, उसमें ये भी बोला गया कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीन टू बी डन। ठीक है, तो जो जस्टिस है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, जस्टिस हो रहा है ऐसा दिखना भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, लोगों के माइंड में पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। जैसे अभी क्या है, अराउंड 4.8 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन अवर जुडिशरी। तो क्या होगा, जस्टिस तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जस्टिस क्या फ़ायदा जब 40 साल 50 साल बाद हो रहा है। तो जस्टिस इज हैपनिंग बट जस्टिस शुड ऑल्सो सीम्स टू बी डन, ये दिख नहीं रहा है। तो परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC ने भी बोला कि नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, ठीक है, रिकमेंडेशन यहाँ पे दी। इसके अलावा बैलेंस बिटवीन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। ये भी सेकेंड ARC में दिया हुआ है कि जब आर्टिकल पढ़ते हो अराउंड 235
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे आर्टिकल बोलता है कि हाई कोर्ट इज द कोर्ट जो सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन और कंट्रोल करेगा लोअर कोर्ट्स पे। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह की बात आएगी तो हम कहने लगेंगे कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, यू आर इंडिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ बैलेंस। अगर ये चीज़ आर्टिकल में लिखी है कि हाई कोर्ट इज कंट्रोलिंग द लोअर जुडिशरी और फॉर दैट मैटर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, और यहाँ पे जब बात आती है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या इन जनरल जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, तो जब इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आ रहे हैं इट बेसिकली मीन्स दैट देयर इज अ नीड टू हैव द बैलेंस बिटवीन द टू। ऐसे ही जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, सिविल सर्विसेज पढ़ते हो, तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स जो हैं 2014-15 के, वो कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ या कुछ वैल्यूज़ उसने मेंशन करे हैं उस रूल में, तो वहाँ न्यूट्रलिटी और कंपैशन दोनों ही करे हुए हैं। तो ब्यूरोक्रेट को न्यूट्रल भी रहना है, ठीक है कि भाई कोई अगर स्कीम का बेनिफिशियरी ये कह रहा है कि भाई हम गरीब हैं, हमको इंडियन आइडल बना दो, तो वहाँ पे आपको, या कोई स्कीम में हमको फ़ायदा दिला दो, बेनिफिशियरी का टैग दिला दो, तो आपको न्यूट्रल भी रहना है कि भाई जब तक डॉक्यूमेंटेशन ना हो उसको नहीं सपोर्ट करना है। बट एट द सेम टाइम आपको कंपैशनेट भी रहना है, ये चीज़ भी समझनी है। इसलिए आर्बिट्ररी पावर भी दी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ छुपी हुई अगेन यहाँ पे है कि देयर इज़ अ नीड टू हैव द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रलिटी एंड कंपैशन। सिमिलरली हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी में बैलेंस होने की ज़रूरत है, नेशनल जुडिशियल कमीशन होने की ज़रूरत है, और एसेट डिक्लेरेशन की बात जो है लॉ कमीशन से लेके सेकेंड ARC कमीशन तक सबने कही है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एसेट डिक्लेरेशन बाय जजेस का आर्टिकल। इसके अलावा थ्योरेटिकल कनेक्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब मैं ये चीज़ नहीं बोलता, बट पहले इसको राहुल फैक्टर बोला जाता था एक ज़माने में, क्योंकि मैं 2020 से ये मैगजीन पब्लिश कर रहा हूँ, तो पहले ये चीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा अलग तरह से होती थी। तब यहाँ पे एक डायग्राम होता था फूल पत्ते वाला, तो उसमें ये R फैक्टर बोलते थे। नाउ हमने थोड़ा सा फ्लेक्स करना कम कर दिया है और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सीधा इस तरह से लिख दिया है। अब देखो थिंकर और रेलिवेंस, मैक्स वेबर जो थे ब्यूरोक्रेसी के, उन्होंने बोला कि जजेस जो हैं वो पार्ट हैं, उनके हिसाब से जजेस आर द पार्ट ऑफ लीगल रेशनल सिस्टम, तो दैट्स वाई दे शुड मस्ट एक्ट ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि लीगल रेशनल सिस्टम का नाम ही है लीगल और रेशनल। तो जब रेशनैलिटी नाम में हो गई है देन रेशनैलिटी का मतलब ही हो गया ना आपका चीज़ें जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो भी कीवर्ड्स हमने ऊपर देखे थे तो वो होने चाहिए। पॉल एप्पलबाई जो थे, पॉल एप्पलबाई ने लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी एथिकल। इन्होंने बेसिकली इनका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए, एथिकल हमेशा ओपन होता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फ्रेडरिक मॉसर ने ये बोला कि पब्लिक सर्वेंट्स आर गार्जियन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि पब्लिक ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब एसेट डिक्लेयर करते हैं तो ट्रस्ट इम्प्रूव होता है, और जब ट्रस्ट इम्प्रूव होता है तो OECD के अकॉर्डिंग गवर्नेंस इम्प्रूव होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने फार्म लॉज में भी रिलेट करी थी और हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी फोकस करता है परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी पे, कोई ऑटोनमस है तो बना रहे बट परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। रिक्स का जो फ्रेड W रिक्स हैं, इनका जो साला मॉडल है, जो ट्रांजिशनल सोसाइटी, इनकी जो सोसाइटी है ना 3 तरीके की, प्रिज्मेटिक सोसाइटी बीच में रहती है, इसके अलावा आपकी इस तरह से 2 सोसाइटी यहाँ पे एग्रेरियन और इस तरह से आपकी डेवलप्ड सोसाइटी होती है। जो इसमें जो रिक्स की ट्रांजिशनल सोसाइटी है उसमें बोला गया है कि जो एलीट इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी की तरह, वो करप्शन वगैरह उनमें होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो आपने पढ़ा होगा अगर इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्स के मॉडल को, तो ये यहाँ पे बात करते हैं कि ओवरलैपिंग, हेड्रोजेनिटी और ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो वही ओवरलैपिंग और वही बेसिक प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो चीज़ की बात हमने करी। इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं, देखो चैलेंजेस ये हैं कि जजेस आर्ग्यू के मैंडेटरी डिस्क्लोजर से क्या होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हैरेसमेंट जो होगा वो हो सकता है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे ही जुडिशरी ये चीज़ें करती है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। इसके अलावा लीगल मैंडेट नहीं है, स्टेट जो RTI वगैरह में भी ये चीज़ नहीं है कि भाई डिक्लेयर करो, ठीक है, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी नहीं है। और इंटरनल डिस्क्लोजर तो हम जजेस डू डिक्लेयर द एसेट्स टू चीफ जस्टिस, ठीक है, पब्लिक में नहीं आता, इंटरनल तो हो ही रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दे आर सेइंग कि एसेट डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या है,
वे फॉरवर्ड क्या है कि लॉ लाओ और इसको यहाँ पे करो ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़े, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट की, गवर्नेंस की, ट्रांसपेरेंसी की, साहिलो वाले जो प्रिंसिपल थे उन सब की, इंश्योर पब्लिक एक्सेस और ये सारी चीज़ें। तो मतलब वही है कि ओवरऑल डिस्क्लोजर से पब्लिक एक्सेस होगा, जुडिशरी जो है अंडर लोकपाल वगैरह लाइक की इंस्टीट्यूशन आएगी, और जुडिशियल एथिक्स कमेटी जो है उसको बनाने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज होगा। अगेन हमने ऊपर भी देखा कि स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल, बिहेवियरल चीज़ों पे टारगेट करो। स्ट्रक्चरल में आपका हो गया कि जुडिशियल एथिक्स कमेटी बनाओ, इसके अलावा ऑपरेशनल में आपका हो गया कि ये चीज़ में, स्ट्रक्चरल में हो गया एक मैंडेटरी करो, और ऑपरेशनल में क्या होगा, पब्लिक एक्सेस बढ़ जाएगी, तो अपने आप ही पब्लिक ट्रस्ट और गवर्नेंस इंप्रूव होगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन, द हिंदू में आर्टिकल आया जिसमें ये बोला गया कि आरटीआई को अगर अमेंड करोगे, अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट थ्रू डेटा प्रोटेक्शन इज अनवारंटेड। तो अगेन यहाँ पे बात क्या चल रही है कि देखो ऐसे करके एक ट्रायंगल सा है, और यहाँ पे एक बैलेंस, यहाँ पे एक लड़ाई है, जंग चल रही है आरटीआई और डेटा प्राइवेसी में। प्राइवेसी का प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेसी जब बढ़ेगी तो अपने आप ही इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगी, प्राइवेसी बढ़ना, इनके बीच में एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ कुछ बात हो रही है। तो इसका आर्टिकल का जो क्रक्स है वो ये है कि सिग्निफिकेंट थ्रेट जो है वो इमर्ज हुआ है, सिग्निफिकेंट थ्रेट जो है वो इमर्ज हुआ है सेक्शन 81J ऑफ द एक्ट की वजह से, जो कहता है सेक्शन विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सेक्शन 44(3) ऑफ डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, तो इस एक्ट से, इस सेक्शन से 81J बेसिकली सेक्शन 8 जो है वो यहाँ पे वो करता है कि मतलब कहाँ पे अलाउ नहीं है राइट टू मतलब इन्फॉर्मेशन, तो वो वाली चीज़ अब यहाँ पे सेक्शन 44(3) ऑफ द डिजिटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है, एक्ट ने ये जो ये एक्ट है डिजिटल डाटा प्राइवेसी वाला, ये आया है केएस पुत्ता स्वामी जजमेंट 2017 से, और इसने बात करी है कि अब इसने राइट टू प्राइवेसी को अपहेल्ड किया है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 81J क्या है फिर, सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट जो है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड करे। तो बेसिकली क्या है, देखो आरटीआई वाला जो एक्ट है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। आरटीआई वाला जो एक्ट है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सेक्शन 81J है, 8 है, एक इसके अलावा इसमें सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं, जैसे मतलब कोई सीक्रेट जैसे रॉ हो गया, ठीक है, इस तरह की जो इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंटेलिजेंस या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम है कि इनकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं डिक्लेयर कर सकते। और सेक्शन 8 में एक्सेप्शंस हैं, गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि अलग अलग एक्सेप्शन है जहाँ पे वो बॉडी विद होल्ड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे सेक्शन 8 में है, और यही चीज़ यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है कि सेक्शन 44(3) की हेल्प से सेक्शन 81J को अमेंडमेंट किया जा रहा है। ये एक तरह से गलत है, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे फिर इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, विद होल्ड किया जाएगा कि नहीं जी ये तो एसेट्स है, ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बट अगर पब्लिक फंक्शनरी है तो उसकी पर्सनल कुछ नहीं होता। सो ये चीज़ों का एक तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इसका अगेन हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव। बैकग्राउंड क्या है, देखो चेंज क्या हुआ है। ओरिजिनल आरटीआई एक्ट जो 81J है वो प्रोटेक्ट करता है प्राइवेसी बट अलाउ डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोई भी चीज़ है जैसे फेक सर्टिफिकेट, अभी जैसे केस हुआ था ये पूजा खेड़कर का, तो उस केस में लेट से तो फेक सर्टिफिकेट को अब वो तो यही बोल देंगे कि हमारा तो राइट टू प्राइवेसी है सर माय लॉर्ड। तो ये चीज़ अगर हो जाएगी तो फिर फेक, ये चीज़ थी आर्टिकल जो ओरिजिनल आरटीआई था, ठीक है, तो ये चीज़ थी, बट यहाँ पे ये चीज़ में प्रोटेक्शन थी कि डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता था, या मान लो किसी का डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का जो आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चलते हैं अलग अलग पॉलिटिशियंस पे और इन सब पे, तो अगर संपत्ति आय से अधिक है, इसके लिए तो संपत्ति पता होनी चाहिए ना। जब पता ही नहीं है संपत्ति कितनी है तो कैसे पता लगेगा। ऐसे ही फेक सर्टिफिकेट है, पूजा खेड़कर अगर ये कहते हैं कि हमारा ये राइट टू प्राइवेसी है, तो ये चीज़ सेक्शन जो ओरिजिनल आरटीआई सेक्शन 81J है वो प्रोटेक्ट करता था प्राइवेसी को, बट वो डिस्क्लोजर को पब्लिक इंटरेस्ट में कहता था कि करना पड़ेगा। लेकिन 44(3) जो न्यू डीपी का एक्ट है, इसमें सेक्शन ये है, इसने डिलीट कर दिया है ये पब्लिक इंटरेस्ट को, और अब क्या हो गया, अथॉरिटीज़ कैन ईजिली हाइड द इंफॉर्मेशन। इतना सा सिंपल सा क्रक्स है, बस आपको पढ़े लिखे नागरिक की तरह इन चीज़ों को थोड़ा पता होना चाहिए कि ये 81J की बात है और 44(3) की बात है। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी पता होनी चाहिए, और कहानी तो सेम है, कहानी तो सबको पता है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव, अगेन द न्यू थिंग्स। सबसे पहले
ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी, आरटीआई वर्सेस आरटीपी, ठीक, दोनों में अंतर क्या है। आरटीआई अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है, ये अब ऐसा नहीं है कि ये अकाउंटेबिलिटी की जगह आप इसका क्रिटिसिज्म कर दो, ये ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातों का कंपैरिजन करो, ठीक है। इसके अलावा ये सोशल ऑडिट को, मीडिया स्क्रूटनी और इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, ये प्रिवेंट करता है कि भाई पर्सनल डेटा का मिसयूज ना हो, ठीक है। कंपैरिजन ऐसा मत कर देना कि भाई इसका पॉजिटिव लिख दिया और इसका निगेटिव लिख दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा है, अकाउंटेबिलिटी लाता है, राइट टू प्राइवेसी तो सीक्रेसी, ऐसे नहीं करना है, वो कुछ और कर रहा है, दोनों चीज़ें कुछ अच्छा अच्छा कर रही हैं, इस तरह से हमने इसको कंपेयर किया। पब्लिक सर्वेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं है, सेक्शन हमने देखा 44 सब क्लॉज 3, इस तरह से आपको सेक्शन वगैरह यूज़ करने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट क्या है, दिस टिल्ट द बैलेंस इन फेवर ऑफ सीक्रेसी इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। अब एआरसी और इन सब ने क्या बोला है, ये वाली चीज़ हम देखते हैं। सेकेंड एआरसी की अगेन वही एथिक्स इन गवर्नेंस वाली जो 4th रिपोर्ट है, वो क्या बोली है, आरटीआई शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड नॉट डाइल्यूटेड एंड डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब हमने ऊपर देखा था कि कैसे डिक्लेयर करने को बात बोली है, और ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग करने की बात बोली है, क्योंकि इसी रिपोर्ट ने ये बोला है कि सेकेंड एआरसी इज द की टू मास्टर गवर्नेंस, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस या मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ऐसा करके सेकेंड एआरसी ने आरटीआई के इंट्रोडक्शन में इटैलिक्स में से लिखा है, दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स एज वेल, ठीक है। फर्स्ट एआरसी ने क्या बोला था कि पीपल का राइट टू नो है, एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक, तो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, अगेन उन्हीं चीज़ों से रिलेट करना है कहीं ना कहीं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक हार्मोनी, ठीक है, ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करता है, यही सारे कीवर्ड्स आपको बार बार रिपीट करने हैं। सरकारी कमीशन क्या है, इसने बोला कि ऑफिशियल एक्स यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करो, कॉल्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एक्शन, अगेन एनसीआरडब्ल्यूसी आया, इसने भी यही बात बोली। तो कहीं ना कहीं हमारा देखो, अगर ओवरऑल देखोगे पबएड की वजह से आपका GS2 भी स्ट्रांग हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलती जा रही हैं कि एआरसी सरकारी या एनसीआरडब्ल्यूसी सेकेंड एआरसी, इन चीज़ों की आपको बात करनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट आर फैक्टर थिंग, जो आर फैक्टर बोला जाता था पुराने ज़माने का, अर्स्ट वाइल आर फैक्टर के थियोरटिकल कनेक्शन क्या है। पॉल एपलबाई ने बोला, हमने देखा कि वो एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, तो वो सीक्रेसी को वो करते थे कि सीक्रेसी ब्रीड्स करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी ओपन, ये आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। डुइट वाल्डो ने भी यही चीज़ बोली थी, इसी तरीके की चीज़ कि जो सीक्रेसी ब्रीड करप्शन और करप्शन हैपन्स इन सीक्रेट प्लेसेस एंड अवॉइड्स ओपन प्लेसेस, ये जो स्टेटमेंट है ये डुइट वाल्डो नहीं, विल्सन का स्टेटमेंट है कि करप्शन थ्राइव्स एट सीक्रेट प्लेसेस एंड अवॉइड्स ओपन प्लेसेस। ऐसे इन्होंने बोला से सीक्रेसी जो है वो ब्रीड करती है करप्शन को, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओपन होना चाहिए। एनपीएम में भी ओपननेस की बात है, जो आपके प्रिंसिपल्स हमने नोलान प्रिंसिपल्स पढ़े थे, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, अगेन देखो पॉइंट समझने की कोशिश करो, जो भी मैं लिंक करता हूँ या आप लिंक कैसे कर सकते हो, कभी भी लिंक को बहुत ज़्यादा ऐसे मत समझो बहुत कठिन चीज़ है, सिंपली आप समझने की कोशिश करो। जब भी कोई चीज़ सोसाइटी में होगी, इसीलिए चैप्टर फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर फर्स्ट अगर आप पढ़ोगे, और सिर्फ मोहित भट्टाचार्य की ये वाली जो किताब है मोहित भट्टाचार्य की, ये तो पढ़ोगे ही, इसके अलावा जो छोटी छोटी सी अलग अलग पर्सपेक्टिव वाली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसे नए नए किताबें जो हैं मोहित भट्टाचार्य की, तो वहाँ पे आता है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर आप उसका सोसाइटी वाला पॉइंट देखोगे ना, तो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट योर सोसाइटी में, वो बताता है कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जो सोसाइटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे वो बताता है कि भाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटेड मैक्स वेबर, क्योंकि मैक्स वेबर खुद में एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो बात करी है वो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में करी है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज़ इन द सोसाइटी, ये वाली चीज़। सिमिलरली जो रिक्स है, रिक्स इकोलॉजिकल थिंकर हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, इवन वेबर वॉज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी, आइडियल मॉडल की भी उन्होंने फिर बात करी थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये थिंकर्स हैं, जब भी हम सोसाइटी में कोई चीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो ये थिंकर आएंगे ही आएंगे। तो कभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा आर्टिकल आपको आ जाए या आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपके मेंस में, जहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही है,
जैसे मान लो कि कोई भी ऐसा चीज़ है जो सोसाइटी में हो रही है, कि मान लो डाउरी पे आ गया, लेट से नहीं आ रहा है ऑब्वियसली, बट लेट से डाउरी की बात हो रही है, तो यू कैन ईजिली रिलेट दैट थिंग विद योर फ्रेंड डब्ल्यू रिक्स। सिमिलरली कभी मान लो खप पंचायत का क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, पंचायत पढ़ते हो, क्वेश्चन आ गया खप पंचायत के ऊपर, या कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया, पंचायत पति को लेकर कॉन्सेप्ट आ गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है और इस वजह से नहीं हो रहा, पब्लिक पॉलिसी से लेके करप्शन से लेके कोई भी चीज़ जो सोसाइटी में रिलेटेड है, सोसाइटी में उसका बेसिक चीज़ है। एक होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, एक होता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम है, एक होता है सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली योर रिक्स एंड वेबर विल कम इनटू पिक्चर। रिक्स का आप तुरंत वहाँ मेंशन करो कि भाई ये तो एक तरह से जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसकी बात है, जहाँ पर अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हैं। ये एग्रेरिया ट्रांजिशिया और जो दूसरा जो इस तरीके का जो मॉडल होता है, उस तरीके का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी उसकी बात है, जहाँ पे फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग और हेट्रोजेनिटी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो करप्शन से लेके कोई भी सोशल प्रॉब्लम जब आप पबेड में डील करो तो यू कैन ऑलवेज लिंक लाइक दिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब सोचने बैठ रहे हो कौन सा थिंकर लगाएं, तुरंत लगाओ, जहाँ सोसाइटी दिखे, सोसाइटी में कोई चीज़ दिखे, तुरंत लगाओ पबेड में रिक्स और वेबर। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस आगे जो देने जा रहे हो। ठीक है, रियल लाइफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, जैसे फेक वाला केस आया था, ये देखो करंट अफेयर से दूसरी न्यूज़ लिंक कर दी कि जैसे फेक केस आया था, फेक के कास्ट सर्टिफिकेट वाला केस आया था, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट सिक्योर्ड जॉब यूजिंग फोर्स्ड एससी सर्टिफिकेट, आरपीआई आरटीआई ने ही उसको एक्सपोज किया, या कह सकते हो अगर ये डेटा ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो ये तो इसका यूज़ करते तो पूजा खेड़कर सीधा बोल देते हैं कि अब तो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू माई सर्टिफिकेट। ठीक है, और किसी ने दे दिया तो, किसी ने मान लो लीक कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि मेरा पर्सनल जो डेटा है और ऐसे करके चला गया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही डिसप्रोपोर्शनेट केस, ये दो एग्जाम्पल हमने देख लिए और ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड जो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस करने की ज़रूरत है दोनों चीज़ों में। इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट डेटा जो है उसको लिमिटेड प्राइवेट डेटा के रूप में डिफाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो होता है पब्लिक इंटरेस्ट में पर्सनल डेटा, तो अब कोई एकदम गरीब है, कोई यहाँ पे आपका पड़ोसी है, उसका डेटा आप पर्सनल निकालने चले जाओगे तो देन ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं है पर्सनल इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड भी रहना चाहिए। ऊपर से पब्लिक सर्वेंट का डेटा जो है वहाँ पे प्राइवेट डेटा की जो डेफिनेशन वगैरह है वो लिमिटेड रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि आरटीआई वगैरह का चलता रहे। तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी नीड इज़ द बैलेंस। जैसे ऊपर वाले आर्टिकल में जजेस के और उस वाले आर्टिकल में हमने वे फॉरवर्ड क्या समझा था, दैट वी नीड द बैलेंस, द मिडिल पाथ, द बुद्धास मिडिल पाथ बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल ऑटोनॉमी। और यहाँ पर भी हम सेम पढ़ने जा रहे हैं, दैट वी नीड द बैलेंस बिटवीन योर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी काइंड ऑफ थिंग, मीन्स इन बैलेंस बिटवीन योर इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। ओके, इस तरह से आपको हर क्वेश्चन के वे फॉरवर्ड चीज़ों को ले जाने हैं, कहीं पर भी एक एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाना है। PYQ देखो RTI के ऊपर, नॉट ऑल अबाउट सिटीजन एम्पावरमेंट, इट एसेंशियली रीडिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसको समझ सकते हो, यूज़ कर सकते हो कि भाई अब इसमें करंट अफेयर भी यूज़ कर सकते हो। और बैकलेस अगेंस्ट RTI बाई स्टेट hampered the citizen right to know, examine the point of view RTI Act to provide protection to RTI activists। तो यहाँ पे RTI के एक्टिविस्ट के साथ जो भी गलत व्यवहार होता है वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और हम पबेट PDF मैगजीन में ऐसे चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं फॉर्डर पॉइंट्स के तौर पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये आपको पता है। यहाँ पे देखो इंडिया और USA का कॉन्स्टिट्यूशन आप कंपेयर कर सकते हो। US प्रेसिडेंट के बारे में वो वहाँ लेकर आ रहे थे कि थर्ड टर्म के बारे में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इंडिया से कंपेयर कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को कि इंडिया में कितने भी टर्म हो सकते हैं, US में जो टर्म होते हैं वो 2 होते हैं। तो और ये अमेंडमेंट वगैरह और ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कैसे क्वेश्चन आए हैं PYQ में, तो फेरल हेडी के बेसिस पे ये स्टेजेस ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन जो अपने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका हैं, तो ये ट्रांजिशन में है। तो फीचर्स क्या हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न्स के, या वर्ड कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन रिलेवेंस टू हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये बताना है कि किस तरह से
कोई भी चीज़ है वो हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये चीज़ है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अमेरिका का वो हिस्टोरिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, उसको इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट बोला जाता है। वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब बने रहो प्रेसिडेंट और एकदम मतलब वो बोलते हैं ना पैट्रिनोमियल ब्यूरोक्रेसी या पैट्रिनोमियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा एकदम बाप दादा नहीं बन के बैठना है ज़िंदगी भर। ठीक है, तो वहाँ 2 बार है, 2 बार अपना काम करो, अपनी एफिशिएंटली अपना सर्व करो एंड देन यू कैन गो। तो ये कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो यूएसए का है उससे ये चीज़ आई। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल देते हुए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज, द हिंदू की न्यूज़ आर्टिकल है, और ये डेटा यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी कैसे डिक्लाइन कर रही है। तो डेटा यहाँ दिया हुआ है, डेटा यहाँ बहुत सारा दिया हुआ था, बस उस डेटा को सिंप्लीफाई करके आप समझ सकते हो कि वीडैम की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला जाता है। ये क्या है, 2017 में इंडिया इस जोन में एंटर हुआ था। ऐसे ही आपकी एक और रिपोर्ट आती है जो आपको फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलती है इंडियन डेमोक्रेसी को। वो कौन सी है, डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। उसकी रिपोर्ट में हम बोले जाते हैं कि भाई ये फ्लॉड डेमोक्रेसी है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे दैट दे आर कंडक्टिंग। तो ये 2017 से है। और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो इनका आता है वीडैम का। वीडैम क्या है, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट फाइंडिंग जो है 2025 की, उसमें ग्लोबली 100 नंबर पे रखा है 179 में, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का है। अब यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, ये तो चलो न्यूज़ हो गई और आपको बहुत टाइम से पता है। 2017 से हम इस रैंक में हैं, और 2020 से मैं मैगजीन में हर सवार मैगजीन बनाते बनाते मैं ये चीज़ें मेंशन वहाँ पे करता हूँ कि भाई 2020 से बना रहा हूँ, तो हर बार ये चीज़ आती रहती है और हर बार इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में ही होता है। तो ठीक है, नंबर याद कर लिया 117। अब इसके अलावा होता क्या है कि जैसे यहाँ पे पैरामीटर दिए हुए हैं ऑन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, अलग अलग हैं। इगैलिटेरियन कंपोनेंट इंडेक्स, ठीक है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसके अलावा आपका डेमोक्रेटिक टेंडेंसी, और इस तरह से। तो आपको ये डेटा के जो फैक्टर हैं, इगैलिटेरियन कंपोनेंट, इसके अलावा इलेक्टोरल, तो ये चीज़ों को थोड़ा समझना है कि हाँ इनको यूज़ कैसे करना है। ये तो चलो हो गया इसके बारे में जो लिखा है हमने वहाँ पे क्रक्स पकड़ा है। इसको थोड़ा सा वैसे देखते हैं, मतलब यही चीज़ थोड़ी सी अलग तरह से यहाँ लिखी हुई है डिज़ाइनिंग फॉर्म में। ठीक है, इंडियाज़ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड वीडैम की रिपोर्ट है। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स मैंने जैसे वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ टेबल वगैरह बनी हुई है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट। देखो इंडिया की जो रैंक है वो 100 है 179 में, और ये ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, इगैलिटेरियन कंपोनेंट इंडेक्स जो मैंने वहाँ 2 बताए, इगैलिटेरियन कंपोनेंट और आपका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो इगैलिटेरियन कंपोनेंट बेसिकली सोसाइटी वगैरह को देखता होगा, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। इगैलिटेरियन कंपोनेंट ये यहाँ पे रैंक बहुत ख़राब है, वेरी लो, और यहाँ पे रैंक गिर रही है, ड्रॉप्ड। ठीक है, ट्रेंड ये ड्रॉप हो रहा है। बेसिकली आपको ये 2 पॉइंट याद रखना, इगैलिटेरियन और इलेक्टोरल। इगैलिटेरियन कहीं ना कहीं एक तो देखो ऐसे देखोगे ना, टॉप डाउन मॉडल देखोगे ना, तो सोसाइटी में इगैलिटेरियनिज्म और ऊपर को इक्वल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो इस तरह से 2 यहाँ पे इगैलिटेरियन और इलेक्टोरल ये चीज़ें हैं, और ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी देखने को मिल रहा है। बस इतना याद रखो। ठीक है, और पार्टिसिपेटिव कंपोनेंट जो है वो भी कम है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या होता है, देखो इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, ऑटोक्रेसी मतलब वहाँ पे रूल एक ही का, मतलब ऑटोक्रेसी है एक तरह से। तो इलेक्शन के बावजूद भी इलेक्शन एग्जिस्ट, बट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड लिबर्टीज आर सिस्टमेटिकली वीकेंड। दिस इज व्हाट इज नोन एज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इलेक्टोरल, तो देखो ये एक तरह से मिसनॉमर है। अगर इलेक्टोरल कोई चीज़ है तो उसके साथ डेमोक्रेसी आएगा। ठीक है, लेकिन वो ऑटोक्रेसी आ रहा है। जहाँ ऑटोक्रेसी है वहाँ इलेक्शन हो ही नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ हो क्या गया है, एक तरह से अजीब सी कॉम्बिनेशन आ गई, जहाँ पे इलेक्टोरल इलेक्शन भी हो रहे हैं और ऑटोक्रेसी भी है, जहाँ पे बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की बात आती है। ठीक, इसके अलावा थिंकर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एनालिसिस, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, डोइट वाल्डो ने बोला कि ब्यूरोक्रेटिक एरोजन जो होगा, अगेन मैंने क्या बोला, एक चीज़ याद रखो, पॉल जो डोइट वाल्डो और ये लोग हैं, ये बेसिकली एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पॉल एपलवाई एंड डोइट वाल्डो। तो कभी भी कोई चीज़ ऐसी होगी जो एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको देखने को मिले, यू कैन ईजिली गो विद द विल्सन, वाल्डो एंड पॉल एपलवाई। देखो पॉल एपलवाई ने क्या बोला यहाँ पे, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी नॉट जस्ट लीगैलिटी, लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए, सिर्फ लीगैलिटी नहीं होनी चाहिए। ये वही चीज़ है जैसे हमारा बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
तो अगर कोई चीज़ हो रही है तो लॉ अपहोल्ड हुआ और जस्टिस अपहोल्ड हुआ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निर्भया केस हुआ, निर्भया केस में एक जो था वो माइनर था, मतलब 18 जिसकी एज नहीं हुई थी, बाकी के 18 के ऊपर थे जो भी जो एक्यूज थे। तो 18 के ऊपर जो नहीं था, ठीक है, उसको यहाँ पे सज़ा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लॉ ऐसा नहीं था। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस जो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट और जुवेनाइल लॉ है उसको चेंज किया गया और एज 16 कर दी गई, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल लॉज जो हैं वो बैक डेट में नहीं जा सकते, और इस वजह से ये जो था ये यहाँ पे इसको जुवेनाइल वाले उसमें जो वेलफेयर वाले कोर्ट और वो सब होता है वहाँ भेजा गया, ना कि इसको सज़ा दी गई। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि इस तरह से जब होता है तो लॉ, क्या लॉ अपहोल्ड हुआ? तो आंसर इज यस, लॉ अपहोल्ड हुआ, क्योंकि लॉ में यही लिखा है। क्या जस्टिस अपहेल्ड हुआ, जस्टिस सर्व हुआ? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस वाज नॉट सर्व्ड। तो लॉ और जस्टिस जो एक साथ बोला जाता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो इसीलिए बोला जाता है कि लॉ एंड जस्टिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। सेम गोज विद योर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेजिटिमेसी और लीगैलिटी। लेजिटिमेसी जो है वो होनी चाहिए, लीगैलिटी, सिर्फ लीगैलिटी से काम नहीं चलेगा। तो जब इलेक्टोरल चीज़ें हो गई, इलेक्शन हो गए, तो इट इज़ शोइंग कि लीगल तो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर उसकी जो क्रक्स है, जो उसकी वैल्यूज़ है, इलेक्शन की वैल्यू क्या है कि भाई इलेक्शन होगा, इट मीन्स के जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने ऑन टोज रहें, जो इंस्टीट्यूशन है, जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ऑन टोज रहे और जनता की भलाई के लिए काम करे। बट इफ़ दे आर नॉट डूइंग दैट तो लेजिटिमेसी यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो पॉल एप्पलबाई ने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पे डोइटवाल्ड लॉ की भी हमने बात करी। अगेन ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें डेटा और डेमोक्रेसी सोसाइटी में। तो फ्रेडरिक्स फिर आ गए, फ्रेडरिक्स अपना प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल लेके आ गए। आई होप आपको अब तक के वीडियो में समझ आ गया होगा कि लिंकिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया का जो शिफ्ट है ये एक तरह से मिक्स्ड ट्रेडिशनल पैट्रोनेज एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो रिक्स की प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जहां पर दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। मॉडर्न इलेक्शंस हो रहे हैं और ट्रेडिशनल ऑटोक्रेसी है। कितने सुंदर तरीके से प्रिज्मेटिक सोसाइटी को ऐसे लिंक कर सकते हो, ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि भाई ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी, बीच में प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में हो रहे हैं इलेक्शन और ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में हो रहे हैं इलेक्शन और ट्रेडिशनल में हो रही है ऑटोक्रेसी। जब दोनों इंडिया में हो रहे हैं तो इंडिया को कह रहे हैं इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। वाह वाह वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है और कितनी ईजिली आप समझा सकते हो आपके एग्जामिनर को कि कैसे इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। अब पूरी दुनिया आपको लिखने वाली है, क्या लिखने वाली है फ्रेडरिक्स के क्वेश्चन में? फ्रेडरिक्स एक स्टैटिक का क्वेश्चन है जब आएगा, और बहुत बार आया, पीवाईक्यू देखोगे सीपीए के अंदर सारे क्वेश्चन एफडब्ल्यू रिक्स से ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो दुनिया जहाँ के लोग क्या लिखेंगे कि भाई देखो इंडिया में हॉस्पिटल भी हैं, इंडिया में बुलेट कार्ट भी चलती है गांव में, और शहर में ये बुलेट ट्रेन भी चलती है, और वो जो किताबों में जो लिखी हुई है प्रसाद में डेफिनेशन कि इंडिया में हेल्थ केयर के नाम पे आयुष भी है, आयुर्वेद भी है और यूनानी भी है, ये सब भी है, और इंडिया में एलोपैथिक भी है। तो ये चीज़ें तो भाई किताब में है, सब लिख रहे हैं। आप ये लिखो ना कि जब रिक्स की बात कर रहे हो आप बनाओ ऐसे, आप लिखोगे इंडिया 2017-18 से वीडैम के हिसाब से इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का मतलब ही ये हो गया कि इलेक्शन का मतलब मॉडर्न और ऑटोक्रेसी का मतलब ट्रेडिशन। इंडिया में ये दोनों है, इंडिया में ये कॉम्बिनेशन है, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी वाला कॉम्बिनेशन है। हेंस इंडिया इज अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी एज पर एफडब्ल्यू रिक्स। दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट एंड जनरेट द करंट अफेयर्स पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसके अलावा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज्यूम डेमोक्रेसी बट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो एनपीएम में क्या होता है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है, विदाउट अकाउंटेबिलिटी जो होगा तो गलत होगा, ठीक। इस वजह से यहाँ पे चीज़ें ऐसे रहती हैं। वीडैम का इंडिकेटर हमने देख लिया कि ओवरऑल लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसके अलावा इगैलिटेरियन वाला है और यहाँ पे दूसरा भी था, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन है। टॉक्सिक पोलराइजेशन हो रहा है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी वगैरह जो है वो है, और इससे पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन हो रही है। तो पॉलिसी पोलराइजेशन की वजह से एविडेंस पॉलिसी जो नहीं है बन पा रही है और पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स से एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इंप्रूव बेकार हो रहे हैं। ऑटोक्रेसी है तो न्यूट्रलिटी इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि पहले जैसे ही इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बनती है तो पहली प्रॉब्लम आती है इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के ऊपर, वो पहले इफेक्ट होता है, इसीलिए उसको ऑटोक्रेसी बोल रहे हैं। क्योंकि ऑटोक्रेसी का
का कंपोनेंट ऐसा नहीं हो रहा कि सोसाइटी में एकदम एकदम मॉब और ऑटोक्रेसी आ रही है और कोई राजा बैठा हुआ है, बट इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी अफेक्ट होती है और उसके बाद धीरे धीरे एथिक्स, गवर्नेंस, एविडेंस, पॉलिसी सब खराब हो जाता है। ठीक है, थर्ड वेव ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, ये एक तरह से आप समझ सकते हो, ये भी आर्टिकल में लिखा था, उसी का आपको क्रक्स देखने को मिल रहा है। तो कंट्रोल ओवर नैरेटिव्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक पोलराइजेशन ये हो रहा है, कंट्रोल नैरेटिव्स को, डेटा नैरेटिव्स को कंट्रोल किया जा रहा है, डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है ग्लोबल इंडिसेस को। ठीक है, ये डिनाइलिज्म इन पब्लिक पॉलिसी दिखा रहा है। ये कीवर्ड्स देखो, समझने की कोशिश करो कि जैसे क्या हो रहा है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 105 है, ठीक, आउट ऑफ अराउंड 127 कंट्रीज और सो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रैंक आ रही है। बहुत जगहों पे इंडिया की रैंक बहुत ख़राब है, जैसे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो वहाँ पे 186 कंट्रीज़ शायद रहती हैं उसमें, या 180 रहती हैं, शायद 176 रैंक है। तो इस तरह से बहुत गंदी गंदी सी कहीं कहीं रैंक आती है। तो हम ये टैक्टिक्स को ही बोला जा रहा है कि ये जो थर्ड वेव ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है, एक तो डेटा को कंट्रोल करते हैं, इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करते हैं, फिर जो ग्लोबल इंडिसेस, जो ग्लोबल डेटा है उसको क्या करते हैं, डीलेजिटिमाइज कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, एक तरह से ये डिनाइलिज्म इन पब्लिक पॉलिसी हो रहा है। तो ये आप इस तरह से और भी करंट अफेयर लिंक कर रहे हो जब मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि कोई जैसे डेटा आया और इंडिया ने डिनाई किया, तो इस तरह से ये डिनाइलिज्म इन पब्लिक पॉलिसी बता रहा है। ठीक है, और डेटा नैरेटिव्स को कंट्रोल किया तो ये ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है एक तरह से। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन और ब्यूरोक्रेट्स हो रहा है, ये चीज़ समझ सकते हो। ऐसे ही एनजीओज को रेगुलेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयलिस्ट, तो ये इस तरह से स्पॉइल सिस्टम आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को वीक करने के लिए ये चीज़ भी की जा रही है। और इलेक्टोरल डिसइंफॉर्मेशन, तो इससे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स अंडरमाइन हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एंड यू जस्ट नीड टू नो दिस थिंग। ठीक है, नाउ करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक एग्जांपल के तौर पे यू के अंदर क्या हो रहा है, फार राइट वर्सेस जुडिशियल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक, ये कन्फ्लिक्ट कैसे चल रहा है, देखो 2-3 कंट्रीज़ के एग्जांपल दिए हुए हैं। जर्मनी की बात है एक, तो एक रोमानिया की बात है, और एक आपकी बात है फ्रांस की। फ्रांस में क्या हुआ है, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो बहुत ही यहाँ पे हिल गया है। पेरिस क्रिमिनल कोर्ट ने एक वर्डिक्ट किया जहाँ पे जो लीडर ऑफ नेशनल रैली आरएन पार्टी है, नेशनल रैली पार्टी, उनको एम्बेजलमेंट ऑफ ईयू फंड के नाम पे सेंटेंस कर दिया इनको। ये जो मैरी ले पेन है, जो लीडर है मेनली एक पार्टी की, सेंटेंस जो है उसमें 4 साल की यहाँ पे सजा सुनाई गई। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना पता नहीं कि फ्रांस में क्या हो रहा है। पेरिस क्रिमिनल कोर्ट ने वहाँ की नेशनल रैली पार्टी जो है आरएन पार्टी, उनको यहाँ पे सजा सुनाई, 5 साल की यहाँ पे बैन कर दिया पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से। रूलिंग हैंडेड डाउन जस्ट ओवर 2 years बिफोर द एंटिसिपेटेड। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके 2 साल पहले ऐसा हो गया, और लीडिंग कंटेंडर थी और उनको साइडलाइन कर दिया गया अनलेस ओवरटर्न और अपील। अब आगे कुछ होगा तो होगा, ठीक है, ओवरटर्न हो जाए या फिर अपील हो जाए, बट अभी जो केस है वो ये है कि पेरिस क्रिमिनल कोर्ट ने ऐसा किया। अब हो जाए तो वो हम बाद में मैगजीन में कवर कर लेंगे, या मैं उसको आपको अपडेट करूंगा, बट एज ऑफ नाउ अगर नहीं भी हो या हो भी जाए, वी डोंट केयर अबाउट दैट। आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, या इंडिया का और जगह से कंपेरिजन आ जाए या कुछ उस तरह से, या इलेक्टेड ऑटोक्रेसी पे ही क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर के कितना सही है कितना गलत है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई सब जगह ही ऐसा चल रहा है, या ऐसा ही आ जाएगा ओवर द, मतलब डेमोक्रेसी का पूरा बैकस्लाइड हो रहा है हर जगह, तब आप यूज़ कर सकते हो कि फ्रांस में पेरिस क्रिमिनल कोर्ट ने वहाँ की लीडर ऑफ आरएन पार्टी, नेशनल रैली पार्टी, उनको क्या करा है, 5 साल के लिए बैन कर दिया है होल्डिंग पब्लिक ऑफिस से, और 4 साल की सजा सुनाई। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो रहा है कि ऑपोजिशन खतरे में है, इस तरीके की चीज़ फ्रांस में देखने को मिली। ऐसा ही हमें और भी जगह मिला। रोमानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने वहाँ के फार राइट फिगर को अनएक्सपेक्टेडली टॉप द फर्स्ट राउंड, ये इलेक्शन में टॉप किया था फर्स्ट राउंड में, तो इट वाज अनल्ड फ्रॉम रनिंग इन द रीशेड्यूल्ड कॉन्टेस्ट था, उसको वहाँ पे करने से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने रोक दिया। कोर्ट एक्शंस वर रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ मिलिटेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे साइटिंग मिस्टर दिस पर्सन एलिजेड एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर, फ्रॉडलेंट कैंपेन एक्सेट्राज एंड सस्पेक्टिंग लिंक टू रशियन बैक्ड सुपरविजन, ये वगैरह वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट, अब यहाँ पे एक तरह से ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म से कोई क्वेश्चन डील कर रहे हो। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चन डील कर रहे हो, देन यू कैन गिव दीज एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल देने से क्या होगा, आपकी कॉपी और एस्पिरेंट से, दुनिया जहाँ के एस्पिरेंट से अलग हो जाएगी, एंड यहाँ पे आपको एज मिलेगा। फ्रांस में ऐसा हो गया,
ऑपोजिशन खतरे में है, ऑपोजिशन वाले मैटर में यूज़ कर सकते हो, डेमोक्रेसी में यूज़ कर सकते हो, जुडिशरी में यूज़ कर सकते हो। रोमानिया में क्या हुआ, यहाँ पे मिलिटेंट डेमोक्रेसी एक तरह से सेट प्रिंसिपल जो है मिलिटेंट डेमोक्रेसी का सेटअप हो गया, जहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि ये जो लीडर है ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत एकदम खतरा पहुंचा रहे हैं देश को, इस तरह से यहाँ पे उनको बैन वगैरह रोक दिया गया। जर्मनी में क्या हुआ, यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने क्लासिफाई कर दिया पार्टी को एज अ सस्पेक्टेड थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेसिंग इट अंडर क्लोज स्क्रूटनी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी को इस तरह से ये कर दिया गया, फ्री डेमोक्रेटिक बेसिक ऑर्डर के खतरे में बता दिया गया। तो जर्मनी में देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल है। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब जुडिशरी में हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि फ्रांस में ये हुआ, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने रोमानिया में ये कह दिया। अब यहाँ कभी CBI-ED से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, केज्ड पैरेट से क्वेश्चन आ जाए, तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल देते टाइम यू कैन मेंशन कि जर्मनी में देखो क्या हो रहा है, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसे करके अगेंस्ट पार्टी के अगेंस्ट ये कर दिया। कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जब आती है तो वहाँ पे CBI और इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे भी कर दो कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब करते ही रहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी केज्ड पैरेट है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट डायनेमिक्स, वीमेन लेड डेवलपमेंट। बेसिकली फॉर्डर पॉइंट है वीमेन मिसिंग फ्रॉम द फैक्ट्री फ्लोर, इसका डेटा है, यहाँ से आप डेटा देख सकते हो एंड यू कैन यूज़ दिस डेटा इन योर आंसर्स। वीमेन प्ले अ वाइटल रोल बट देयर पार्टिसिपेशन रिमेन लिमिटेड। ठीक है, रोल ऑफ वीमेन यहाँ पे क्या है, हर जगह वीमेन का रोल 60 से 70% टेक्सटाइल गारमेंट्स में वीमेन का रोल होता है, MSA में भी वीमेन होती हैं। तो वीमेन इन डेवलपमेंट करके मॉडल है जिसको आप थियोरेटिकल में पढ़ते हो जब आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की चीज़ें और डेटा फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जो यहाँ एक साथ दिए हुए हैं। PYQ दिया हुआ है, वीमेन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक यहाँ पे वीमेन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वैड मॉडल भी होता है, एक विड मॉडल होता है, एक WAD ये होता है। तो ये WED वाले पे क्वेश्चन था, तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं PYQ में। लिंकिंग आधार एंड वोटर कार्ड, क्लीन वोटर लिस्ट एज द चॉइस ऑफ आधार, ये वाली चीज़। तो बेसिकली बात क्या है कि अराउंड देखो 92% लोगों का शायद आधार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि है। अब प्रोज ऑफ लिंकिंग आधार, कॉन्स ऑफ लिंकिंग आधार, बहुत ही बेसिक एनालिसिस है, आप रीड इसको कर सकते हो, इसमें कुछ एनालिसिस बताने को नहीं है। लिंकिंग क्या है कि चीज़ों को ऐसे करने की जरूरत है। न्यू आधार ऐप विद द फेशियल ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग फेज में है न्यू आधार ऐप। तो अगेन जब आएगा तब इम्पोर्टेंट होगा, अभी बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। एवोल्यूशन, छत्रपति शिवाजी महाराज, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था, तो यहाँ स्वराज्य की बात है, स्वराज्य, ठीक, स्वराज्य की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात है कि वाइस किंग जस्ट रूल, तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हो थोड़ा सा। तो अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल क्योंकि नहीं है, अलग से नहीं क्वेश्चन आएगा, बट फॉर्डर पॉइंट में एग्जाम्पल के तौर पे जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हो तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो इस ऐसे एग्जाम्पल देके। ठीक है, कि ये प्रिंसिपल जो हैं वो कन्वर्जेंस में आते हैं, जैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे प्रिंसिपल, शिवाजी महाराज के बोथ वर कंटेम्प्रेरी, सो यू कैन से गुड गवर्नेंस, इस तरह से कुछ बनू के आप अपना बढ़िया से आंसर लिख सकते हो और लोगों से अलग कर सकते हो। फिलोसॉफिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह है कि फेयर फेडरल बैलेंस, अब क्योंकि फेडरलिज्म बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है तो यहाँ पे क्या चल रहा है वो चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल डेस्पोटिज्म, जुडिशियल डेस्पोटिज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जुडिशियल डेस्पोटिज्म क्या होता है कि व्हेन जजेस स्टार्ट एक्टिंग लाइक रूलर्स टू टेक डिसीजन विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं जुडिशियल डेस्पोटिज्म। इंटरनेशनल एग्जाम्पल थोड़ी देर ऊपर पढ़े थे, फ्रांस और रोमानिया में। फ्रांस में क्या हुआ है, नेशनल रैली पार्टी के लीडर को जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हो नहीं वाली थी 2 साल बाद जब इलेक्शन होने वाला है वहाँ पर, तो उनको वहाँ पे 4 साल की जेल कर दी, 5 साल के लिए उनको रोक दिया गया। इसके अलावा रोमानिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ किया पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट। तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, अच्छा होता है, अच्छी बातें लिख दी। नेगेटिव में क्या होता है हमने पढ़ लिया, यहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं है तो मैं जल्दी भाग रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर को बैन किया, लिकर बैन किया हाईवेज के पास। ये सारी चीज़ें डिसीजन किसका होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, जो इलेक्टेड लोग हैं उनका। लेकिन ये जब ये जुडिशरी लेती है तो इट इज़ नोन एज जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल डेस्पोटिज्म। ठीक है, ऐसे ही जुडिशरी जब किसी सामाजिक धार्मिक मुद्दे पर, जैसे मान लो सोशल मैटर है, ठीक है, सोशल मैटर है, रिलीजियस मैटर है, जैसे मान लो कि सबरीमाला वाला इशू था, ठीक है, या
क्या, या मान लो कि कोई मतलब ये है कि भाई कोई रिलीजियस जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस वाला एक केस रहता है कि दाढ़ी रखना रिलीजियस प्रैक्टिस है या नमाज करना है या क्या है, तो वो जो रिलीजियस मैटर्स में सती वाला लेट से, ठीक, वो तो पहले से ही बैन हो गया था, बट ठीक है, इस तरह से जो भी कि वीमेन इन दरगाह, वीमेन इन काइंड ऑफ यू कैन से, ये जो मस्जिद वगैरह होती है वहाँ वीमेन एंट्री, इस तरह से समझने की कोशिश करो। कोई भी रिलीजियस मैटर है 1 2 3 4 A to Z कोई भी, और जब वहाँ पे जुडिशरी इंटरवीन करती है तो एक कीवर्ड याद रख लो, लिख लो नोट्स में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, जुडिशियल पैपिज्म, PAPISM, पोप होते हैं ना, पोप होते थे फ्रांस में और यूरोपियन कंट्रीज में पोप होते थे, तो वहीं से आया जुडिशियल पैपिज्म। तो जब जुडिशरी ऐसे कुछ अपना दूल्हे की मौसी बने तो देन इट इज़ नोन एज जुडिशियल पैपिज्म, और अदरवाइज जुडिशियल ओवर रीच। और एक होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोहिनूर प्रिंसिपल्स, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात है। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म जो एक अच्छा होता है, और एक जुडिशियल ओवर रीच जब बुरा होने लगता है। तो ये वाली चीज़ें याद रखना। इंडियाज़ पॉलिटिकल इन्फोडेमिक, इंडिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इन्फोडेमिक कैसे पता लगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, जब वो रिपोर्ट लेके आया ना, रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो इमीडिएटली जो प्रॉब्लम इंडिया में या वर्ल्ड में है वो है आपका मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, ये इमीडिएट रिस्क हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रिस्क में एक्सट्रीम वेदर एंड इवेंट्स हैं जो बाद में परेशान करेगा। तो क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली हमको तंग करेगा, बट अभी रिसेंटली जो मतलब इमीडिएट कंसर्न है वो इन्फोडेमिक है, और इंडिया में पॉलिटिकल इन्फोडेमिक अच्छे से चल रहा है, ऐसा 5 स्टेट के इलेक्शन में देखने को मिला। तो इस तरह से हमने क्या करा, डेटा को, न्यूज़ को जोड़ दिया आपकी डेटा स्टैटिक नॉलेज से, या जो करंट अफेयर में दूसरी नॉलेज है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अब जैसे मैं 2 बैलेंस की बात कर चुका हूँ, जुडिशरी के अंदर इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की बात कर चुका हूँ, वो जो RTI है उसके अंदर, RTI और प्राइवेसी वाले लॉ हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी के बैलेंस की बात कर चुका हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है। ये कब आती है, ये प्रिंसिपल आता है PSUs में। तो अगेन हर जगह बैलेंस पे ही दुनिया चल रही है, ठीक है। बैलेंस इज लाइक द फ्लूइड इन योर ईयर, ऐसा करके एक वेब सीरीज में भी फेमस हुआ था। तो बैलेंस की ही बात है। अब यहाँ बैलेंस किसकी बात हो रही है, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी की। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है US मीडिया रिपोर्ट क्लेमिंग HAL सप्लाइड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी टू रशिया। तो ये वाली चीज़ है। तो HAL न्यूज़ में था, HAL बहुत वजहों से न्यूज़ में है। इसका डेटा हमने प्रीवियस मैगजीन में पढ़ा था कि 1000 से ज़्यादा % का यहाँ पे देखने को मिला है स्टॉक में इम्प्रूवमेंट। रिसेंटली HAL बिकेम द 14th PSU जो महारत्ना बन गया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो HAL की प्रॉफिटेबिलिटी और डेटा जो है वो मेंस के पहले, जिनका मेंस है अभी आने वाला है, उनका डेटा मैं प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पे। चैनल की लिंक ये रही, ये t.me/PubEdpedia, या वहाँ डायरेक्ट सर्च कर देना PubEdpedia, आई विल प्रोवाइड दैट। और जो मेंस अलग से ग्रुप बना हुआ है, 25-30 बच्चे हैं जो मेंस दे रहे हैं इस बार PubEdpedia ग्रुप में जो है, उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यू कैन सब्सक्राइब। और जो मेंस इस बार दे रहे हैं वो 900 रुपये में ही मैगजीन, वैसे तो 2100 है, लेकिन 900 रुपये में मेंस तक पूरे 1 साल का करंट अफेयर यू कैन एक्सेस, और पीयर ग्रुप भी मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक है। तो वहाँ पे डेटा वगैरह इसका दे दिया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिल को पास करना, इशू क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो यहाँ क्या हुआ है, डेमोक्रेसी इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यहाँ ज़रूरत है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में डेमोक्रेसी लाने की। क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ हो गई। और एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ क्या है कि तमिलनाडु में 12 जो बिल थे, 12 बिल्स थे, वो गवर्नर बहुत साल से रखे हुए थे वहाँ पे। तो इस तरह से अभी रिसेंटली वो केस हुआ और उस पर यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिला। पार्लियामेंट एक्टिविज्म, एग्जाम्पल क्या है, पार्लियामेंट स्टेड अवेक थ्रू आउट द नाइट। ये पार्लियामेंट एक्टिविज्म का कीवर्ड है। पार्लियामेंट एक्टिविज्म का आप यूज़ कर सकते हो कि जब पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की बात करते हो तो निगेटिव बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कोई भी डेटा फैक्ट की बुकलेट उठाओगे जिनका मेंस है तो यू विल फाइंड कि भाई बिल हैं उसमें कुछ ये है, बिल बिना डिस्कशन के पास हो गए, बजट बिना डिस्कशन के पास हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आंसर आवर में आंसर नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम है, निगेटिव्स में बहुत हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में बिल नहीं जा रहे, लेकिन पॉजिटिव जब आएगा तो पार्लियामेंट्री एक्टिविज्म लिख दो कि भाई पार्लियामेंट बिल पास करने के लिए रात भर जागी, ठीक, तो रात भर जागी तो यूज़ कर लेना इसको कि अच्छा काम है। जुडिशियल टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी रात में चल रही है, तो इस तरह से अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। जुडिशियल करप्शन क्या है, आर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग जुडिशियल करप्शन। तो जुडिशियल करप्शन अभी रिसेंटली मैंने बताया, जुडिशियल एसेट्स डिक्लेरेशन और वो सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, सेकंड ARC वगैरह मैंने बता ही दिया है। तो जुडिशियल के एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो हैं वो सफिशिएंट हैं, तो वो बताओगे तो बोलोगे इन हाउस इंक्वायरी और ये सब है, और दूसरा हो जाएगा कि नहीं है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एसेट डिक्लेरेशन और
जो लिंकिंग थी करंट अफेयर और थिंकर्स की, वो मैंने पहले ही आपको बता दी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पार्लियामेंट्री कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। रोल ऑफ स्पीकर, स्पीकर कैन नॉट बी इनडिसाइसिव ऑन द प्लीज ओवर डिफेक्शन। तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर कैन नॉट बी इनडिसाइसिव इन द पासिंग ऑफ द बिल अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली इट इज सेइंग कि जो स्पीकर है, स्पीकर पे भी गिरी गाज। स्पीकर से बोला गया कि यू कैन नॉट बी इनडिसाइसिव। तो डिसाइसिव या मैंडेमस को यहाँ पे एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रही है। हर किसी को कमांड दे रही है कि तुम क्यों नहीं काम कर रहे, तुम क्यों नहीं काम कर रहे, तुम क्यों नहीं काम कर रहे। तो ओवरऑल कहा जाता था कि जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रही है, अब जुडिशियल दूसरों को मैंडेमस दिखा रही है कि तुम एक्टिविज्म दिखाओ। तो इस तरह से आप चीज़ों को डायग्राम के तौर पे बनोगे, आंसर में बहुत अच्छे से आपने एनरिचमेंट ला सकते हो कि भाई तुम पढ़ रहे हो पवेड, पढ़ रहे हो करंट अफेयर, लिंक कर रहे हो चीज़ों को। कि लोग कहते थे भाई जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रही है, तो जुडिशियल ने अब मैंडेमस दिखाना शुरू कर दिया और गवर्नर से लेके, प्रेसिडेंट से लेके और स्पीकर तक सबको बोल दिया कि तुम करो अब एक्टिविज्म, जब तुम हमें नहीं करने दे रहे तुम करो। तो इस तरह से आप पॉजिटिव में अभी जुडिशरी के ये चीज़ें लिख सकते हो। रोल ऑफ स्टेट्स और ये सब आपको केस बेस यहाँ पे क्यों तो होलोवन और बाकी जो बेसिक कंटेंट जो आपका रहता है वो आप पढ़ सकते हो। इंस्टेंट जस्टिस, ये इंस्टेंट जस्टिस क्या है? इंस्टेंट जस्टिस होता है कि इंस्टेंटली जस्टिस दे देना। इंस्टेंटली जस्टिस क्या होता है कि अभी रिसेंटली ट्रेंड देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग रिमार्क ऑन द प्रैक्टिस दिस वीक कब आएगी? प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश शॉक्ड द कॉन्साइंस ऑफ द, ये पहले बोला गया था जब वो ये क्या बोलते हैं इसको, ये मैंने पहले भी प्रीवियस मैगजीन्स वगैरह में सितंबर अक्टूबर में जब जुडिशरी ने ये वाली जजमेंट दी थी 2000, ये वाली सॉक्ड कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमने ये चीज़ कवर करी थी। और रिसेंटली यहाँ पे दूसरा यहाँ पे देखने को मिला है समथिंग कॉल्ड एट द राइट टू शेल्टर। और ये सब मतलब बेसिकली वही है जो जुडिशियल बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, बुलडोज कर देते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वगैरह आई हैं इंस्टेंट जस्टिस के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर यहाँ लिंक करने को मैंने देखो कुछ नहीं लिखा, तो अब ऑफेंड मत हो जाना कि भाई एक में कर दिया बाकी नहीं करा। देखो समझने की कोशिश करो कैसे करना है। सोसाइटी में बात हो रही है बुलडोजर जस्टिस की, बेबर से लिंक कर दो, रेशनैलिटी खतरे में है, रिक्स से कर दो कि यहाँ पे सब कुछ खतरे में है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात हो रही है। यहाँ पे फिर और कर दो, बेबर छोड़ो, वाल्डो, डुइट वाल्डो, एथिक्स इन पवेड। इसके अलावा आपका जो पॉल एपलबाई, ही टॉक्स अबाउट, पॉल एपलबाई टॉक्स अबाउट एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बस ऐसे जब कर दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। और जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूल्स कर रहे हैं कि भाई बुलडोजर जस्टिस कर रहे हो तो बुलडोजर प्रॉपर एसओपी फॉलो करो, गाइडलाइन फॉलो करो। दिस इज नथिंग बट योर टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आपको रिलेट करनी है। प्लान एंड प्रायोरिटीज इनिशिएटिव एग्जाम्पल, नीति आयोग ने एक पोर्टल ओपन करेगा, पोर्टल ऑन द स्टेट फाइनेंस। तो अगेन इट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्लान्स एंड प्रायोरिटी, इट इज़ रिलेटेड टू योर स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्लान एंड प्रायोरिटी में प्लानिंग है और प्लानिंग का काम अभी नीति आयोग देख रहा है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह से। तो स्टेट यहाँ पे चीज़ें हैं और ये अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है बनाने वाला है। नीति आयोग का रोल पे क्वेश्चन एक एक साल में आए हैं, तो आप यहाँ पे जो भी नीति आयोग से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको अपने नोट्स में और अपने करंट अफेयर्स के डेटा में इंप्रूवमेंट और अपडेट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में न्यूज़ है केरला, तमिलनाडु, बंगाल गॉट नो फंड्स अंडर द समग्र शिक्षा अभियान, ऐसा मिनिस्टर ने बोला। तो यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स इन योर फेडरलिज्म रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसा ही तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पे पैनल बन गया। आप किस किस चीज़ पे पैनल बन गए हैं आप देख सकते हो। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पे अगेंस्ट द रन इन्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक पैनल इस तरह का बन गया। गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने पुल किया तमिलनाडु गवर्नर को, डेडलाइन बना दी कि बिल क्लियर करने में जल्दी जल्दी। वही मैंडेमस, ये चीज़ बेसिकली 3 तरह से अफेक्ट करेगी। एक तो ये आर्टिकल 142 का जीता जागता उदाहरण है जहाँ सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरा ये आर्टिकल 200 को अफेक्ट करेगा जहाँ पे लिमिट आ जाएगी, पॉकेट वीटो जो है वो छोटा हो जाएगा। और तीसरा ये इम्पैक्ट कर रहा है मैंडेमस की रिट को, क्योंकि ये चीज़ अब कहीं ना कहीं एक तरह से पहले एक्सेप्शन होता था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को रिट के मैंडेमस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं अभी कुछ बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जुडिशरी ने मैंडेमस की तरह एक कह के इनको बोल दिया है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नर कैन नॉट चेंज हिज माइंड सेकेंड टाइम, तो ये वाली चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, दिस इज हाउ इट इज़। तो इस तरह से चीज़ें हैं। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस, सिविल डिस्प्यूट्स टर्म, ये बेसिकली यूपी में हुआ क्या है कि सिविल जो डिस्प्यूट्स हैं उसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करा किया ताकि केसेस हैं उनकी जल्दी सुनवाई हो जाए। ये क्यों किया गया, मतलब ये चेक बाउंस वाला एक सिविल केस था उसको कन्वर्ट कर दिया गया कि क्रिमिनल केसेस में
और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तरह से गलत हो रहा है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इस तरह से। और ये होता क्यों है, ताकि केस जो है वो इजीली रिजॉल्व हो पाए, बेल ना मिले और बाकी अलग अलग चीज़ें। तो क्यों कराए जा रहे हैं ये चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस बेसिकली यूपी में अलग तरह का रूल चल रहा है जहाँ पे माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं और सिविल केस को भी क्रिमिनल केस बना के मिट्टी में मिला दे रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप एक ह्यूमर के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझिएगा, ऑफेंड मत होइएगा। डायमेंशन क्या है, रेलिवेंस एंड पवेड क्या है, रूल ऑफ लॉ। देखो जब भी कोई चीज़ चेंज हो रही है तो एक तरह से लीगल रेशनल ब्यूरोक्रेसी और लीगल रेशनल सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनलाइज करना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई इंस्टीट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि सिविल केस को कुछ भी ट्रांसफर कर दे रही है। कोर्ट्स एंड पॉलिसी बाईपास हो रहा है, ये पॉलिसी कोर्ट एंड पुलिस बाईपास ड्यू टू प्रेशर टू मीट टारगेट को मीट करने के लिए हो क्या रहा है कि वो वाला केस टाइम ज़्यादा लेता है सिविल वाला, तो इसको क्रिमिनल में कर दिया ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इट इज़ बेसिकली शोइंग द इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, कोर्ट एंड पुलिस बाईपास, ताकि ये सॉल्व हो पाए। पुलिस अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, पुलिस रिफॉर्म्स ने बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह से नहीं करना चाहिए, यहाँ पुलिस को भी टारगेट मिल रहे हैं कि जल्दी जल्दी केस सॉल्व करो। कन्विक्शन रेट यूपी में सबसे ज़्यादा है इन सो फार एज द पोक्सो केसेस आर कंसर्न, ठीक है, केसेस भी ज़्यादा हैं, कन्विक्शन भी ज़्यादा है। और कन्विक्शन केसेस तो इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कन्विक्शन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ टारगेट करके इस तरह से चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व कराई जा रही हैं। ये एक तरह से माल एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखा रहा है, गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं नोलान प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। पब्लिक एथिक्स जो है वो यहाँ पे हाशिए पे जा रहे हैं, और जुडिशियल ओवरसाइट जो है वो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी अफेक्ट हो रहा है। थिंकर के नाम पे अगेन, क्योंकि सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, रिक्स और बेबर अगेन आएंगे यहाँ पर, अपने आप आएंगे भागते हुए। और लीगल रेशनल कोडिफाइड रूल्स जो हैं वो फॉलो करना चाहिए, लीगल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रिक्स कहेगा कि भाई ओवरलैपिंग है, हर चीज़ हो रही है, रूल ऑफ लॉ भी हो रहा है और रूल बाई लॉ भी हो रहा है। तो इस तरह से आप रिक्स का यूज़ करते हुए डायग्राम बना के अच्छे से लिख सकते हो। और वाल्डो और ओपिलवाई, वाल्डो अपना डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इंटीग्रिटी की बात करेंगे, ओपिलवाई आपका एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। इन दिस वे हमने एकदम रट लिया है कि कैसे सोशल एस्पेक्ट्स में, डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स में आप थिंकर लेकर आओगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। टैक्स रूल्स जो हैं, वेल्दी इंडियंस आर अंडर द रिपोर्टिंग देयर इनकम को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये एथिकल है? नहीं है। क्या ये लीगल है? हाँ है। जब टैक्स अंडर रिपोर्ट या कुछ करते हैं तो लीगल, अगर अवॉइड कर रहे हैं तो दैट इज़ काइंड ऑफ लीगल। ये एग्जाम्पल होता है एथिक्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पढ़ सकते हो, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक केस स्टडी है बेसिकली, जहाँ पे बताया गया है कि जो MHA है वो कैसे शिफ्ट हुई है, मतलब पहले प्रोएक्टिव ज़्यादा हो गई है और इस तरह से चीज़ें जो हैं, प्रमोटिंग ए ड्यूटी टू शेयर इंटेलिजेंस कल्चर। और ये मतलब थोड़ा सा एक इंटरनल है, बट यू कैन यूज़ इट इन योर एग्जाम्पल, केस स्टडी के तौर पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंटल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन ये सेकंड ARC या मोहित भट्टाचार्य में इस पर काफ़ी थ्योरी भी दी हुई है डिपार्टमेंट्स के लेकर, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट, रिजर्वेशन ऑफ PWD। तमिलनाडु में क्या हुआ है, PWD को रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। सो अगेन दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द थिंग कॉल्ड योर लाइक, इसमें हेल्प करेगा किसमें, आपका सोशल जस्टिस में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक कर दो। वाल्डो ने क्या बोला, डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट दैट। मैरी पार्कर फोले ने पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन बोला, और पार्टिसिपेटिव जब भी आएगा तो MLA अपने आप आ जाएगा। या आपका मैग्रेगर, लिकर्ट और एरगारिस, इन तीनों को लिख दो कि भाई इनका थेरी वाई आ जाएगा, इनका सिस्टम 4 आ जाएगा, मैग्रेगर का थेरी वाई ये, और एरगारिस का आपका जो मतलब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे MP फॉलोड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। रॉल्स का जस्टिस थियरी में क्या है, लीस्ट एडवांस सेक्शन को इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के थ्रू आप सपोर्ट कर रहे हो, इट इज सपोर्टिंग द काइंड ऑफ रॉल्स जस्टिस थियरी। और सेकंड ARC ने इंक्लूसिव और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात की ही थी। पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ है, एक मुस्लिम मेजोरिटी विलेज है, वहाँ पे हिंदू वीमेन एज अ सरपंच। इट इज़ बेसिकली शोइंग द काइंड ऑफ हार्मोनी एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे ये फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर, एंड देन वी हैव द लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप, कैसे पुलिस व्यू करती है कस्टोडियल टॉर्चर को इन इंडिया, कुछ सर्वे है, यू कैन रीड इट, यू कैन यूज दोज डेटाज। पब्लिक रिफॉर्म, शिष्टाचार स्क्वाड बनाया गया वीमेन सेफ्टी के लिए दिल्ली में, केस स्टडी के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन अंडरस्टैंड वीमेन सेफ्टी के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके अलावा वी हैव सिग्निफिकेंट इशू, डिजास्टर मैनेजमेंट, हीट वेव को टैकल करने की यहाँ पे बात है। तो इस तरह से दिस इज इट फॉर द डे। हमने पूरा जो मैगजीन था उसके पूरे हमने जो कितने 83-84 पेजेस थे, वी हैव कवर्ड दीज थिंग्स, एंड दिस इज हाउ
this is all about, and this is how the PubMedpedia magazine for the April 2025 is completed. अगर ये मैगजीन पसंद आए, बेसिकली आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और हर मंथ ऐसे ही अच्छे से करंट अफेयर अपने पबेड के वैल्यू एनरिचमेंट में यूज़ कर सकते हो. दिस इज इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. राहुल नाम तो सुन ही लिया है अब तक. थैंक यू.